Hello students, so we are back with the एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, जो लास्ट के जो लेक्चर था उसमें हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में देखा. अब हम देखते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब उसमें क्या आएगा, कौन कौन से ऑर्गेनिल्स आएंगे. तो वो आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. सी हियर, एनिमल और प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो, आप यहाँ पे दिखा देती हूँ. ओके, तो गोल्गी बॉडीज ये ऐसी होती है, राइट. उसके जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर में हो होती है वो. और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियस के एकदम पास में होगा. ओके, फिर क्या देखा था हमने, वैक्यूल्स. ओके, वैक्यूल्स और लाइसोसोम. ओके, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है. वो छोटे छोटे जो डॉट डॉट जैसे दिखते हैं वो यहाँ पे देखो, ये है लाइसोसोम. ओके, तो हम इसके बारे में वन बाय वन डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है. लेट्स स्टार्ट विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER बोलते हैं, ER भी बोल सकते हो. और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखेंगे हम एक फिजिक्स में. पहले देखो कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ थी यूकैरियोटिक सेल में, जो रेटिकुलम की स्टडी की गई थी. ओके, उसको नेटवर्क भी बोलते हैं. ये जो नेटवर्क है आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो नेटवर्क है ऐसे 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 कल दिख रहा है, उसे रेटिकुलम बोलते हैं. इसीलिए इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है. ओके, ये रेटिकुलम नेटवर्क है किसका, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर किए गए हैं, अलग अलग जगह पर दिखते हैं. ओके, एंड आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंड दिस ER, endoplasmic reticulum, divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal मतलब कि अंदर की साइड, एंडोप्लाज्मा की रेटिकुलम अंदर की साइड, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बाहर की साइड. ओके, अंदर की साइड और बाहर की साइड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. और वो डिपेंड करता है उसके जो टाइप है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप है, दो टाइप जैसे कि मैं बताएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो डिपेंड करती है राइबोसोम पे. अगर यहाँ पे देखो डायग्राम में, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच किए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप राउंड राउंड, तो ऐसे को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर राइबोसोम नहीं है, यहाँ पे देखो कहीं भी राइबोसोम नहीं है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट बाहर, न्यूक्लियस के बाहर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच किए होते हैं. और जिसके पास राइबोसोम्स है एंडोप्लाज्मिक के वॉल पर अटैच है, तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और राइबोसोम्स नहीं है तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो ये डिफरेंस याद रखना. सो यहाँ पे भी ये लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज द राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum, and in absence of ribosomes they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. So RER frequently observed in the cell, actively involving the protein synthesis and secretion. जो rough endoplasmic reticulum होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स होते हैं. क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं वो आपको मैंने बताया था लास्ट के जो लेक्चर में, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ओके, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है. ओके, तो याद रखना कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है. ओके, तो नेक्स्ट हमारा अपर्चर है वो है
गोल्गी एपरेचर और गोल्गी बॉडीज बोलते हैं उसको। ओके, सो ये नाम कहाँ से आया? तो वो आया कैमिलो गोल्गी के, जो साइंटिस्ट थे जिसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था ये स्ट्रक्चर, कैमिलो गोल्गी। उसके ऊपर से गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस। ओके, न्यूक्लियस के आसपास ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला था उनको और उन्होंने नाम रख दिया गोल्गी बॉडीज। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप और उसको सिस्टनी भी बोलते हैं। ओके, ऐसे ऐसे डिस्क जैसे होते हैं, ऐसे 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 करके बहुत सारे से होंगे। ओके, उसको सिस्टनी बोलते हैं, अलग अलग होती हैं उसको सिस्टनी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड these आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो यहाँ कैसे स्टैक किए गए, स्टैक मतलब आपको पता है ना, एक के ऊपर एक रखते हैं ऐसे। ओके, स्टैक किए गए। एंड वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और जो ये सिस्टर्नी होती है मतलब एक 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 कंपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, नंबर उनके अलग अलग होते हैं। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with a distinct convex and forming face and concave trans। ओके, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सिस और कॉनकेव ऐसे करके ऐसे कॉनकेव होते हैं वो ऐसे मैच्योरिंग फेस होते हैं, और ऐसे कॉनकेव होगी कॉन्वेक्स होगी वो ऐसे फैक्स होते हैं, सिस फेस और ट्रांस मैच्योरिंग फेस। ओके, ऐसा प्रेजेंट होता है गोल्गी बॉडी में। देखो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसे है राइट शेप में, तो जो कॉनकेव साइड की होगी ओके तो वहाँ पे वो होगा मैच्योर फेस, और जो कॉन्वेक्स साइड की होगी यहाँ पे बाहर की साइड ओके कॉन्वेक्स साइड की होगी वो होगा सिस फेस। ओके, कॉन्वेक्स सिस बोलते हैं वो फॉर्मिंग फेस। ऐसे बाहर ऐसे हाथ करोगे तो जो बाहर की साइड इस साइड की साइड है वो कॉन्वेक्स हुआ, इस साइड अंदर की साइड है वो कॉनकेव हुआ। ओके, the cis and trans phase of organelle are entirely different but interconnected। ओके, अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। The Golgi apparatus principally performs the function of packaging material। क्या होता है फंक्शन Golgi apparatus का? रिमेंबर दिस, उनका फंक्शन होता है पैकेजिंग द मटीरियल्स एंड टू बी डिलीवर्ड आइदर ऑन द इंट्रासेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल वॉल। तो जो भी गोल्गी एपरेटस होते हैं वो क्या करते हैं, सेल को पैकेज करते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से प्रोटीन या रिपीट बन जाता है तो उनको पैक कर लेते हैं और दूसरे सेल में वो ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, जहाँ पे उनका कुछ और काम होगा वहाँ पे उनको वो ट्रांसफ़र करते हैं। मटीरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ER फ्यूज विथ सिस फेस ऑफ द गोल्गी एपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। पहले वो ऐसे गोल्गी एपरेटस है ना ओके तो यहाँ पे पहले वो पैक हो जाते हैं। ओके, पैक कर लेते हैं सिस फेस से, फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं मैच्योरिंग फेस में कॉनकेव साइड पे। ओके, फिर वो दूसरी ऑर्गेनेल को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, दिस एक्सप्लेन वाई गोल्गी एपरेटस रिमेन्स क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाजू में ही आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ से वो राइबोसोम जो सिंथेसाइज हो गए होंगे ओके प्रोटीन को सिंथेसाइज किया होगा उनको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे पैक करके। ओके, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। वो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया होगा ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो वो गोल्गी एपरेटस में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि उनके बाजू में होता है तो वो ले लेंगे ट्रांसफेस में, फिर वो क्या करेंगे रिलीज़ करेंगे ट्रांसफेस के साइड और फिर वो दूसरे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे। सो गोल्गी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ओके, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें लिपिड फॉर्म हुआ था और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें प्रोटीन फॉर्म हुआ था। ओके, तो अब लिपिड और प्रोटीन है उनको
जो गोल्गी अपरेटस है उन्होंने किस फॉर्म में पैक किया, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। तो वो क्या बनाते हैं गोल्गी अपरेटस, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स में लाइसो याद रखना है आपको, लाइसो से क्या होता है, लाइसो मतलब कट और डिस्ट्रॉय, ओके। सो लाइसोसोम मतलब वो एंजाइम जो एंजाइम जो मटेरियल एंजाइम है ऐसा कि वो डिस्ट्रॉय करेंगे मटेरियल को। मैं आपको बताती हूँ कैसे। दिस आर मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी अपरेटस। ये जो गोल्गी अपरेटस जब पैकेजिंग का काम कर रहे होते हैं तब ऐसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिसको कहते हैं लाइसोसोम्स। एंड द आइसोलेटेड lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। उसमें एंजाइम्स है वो बहुत ही ऐसे रिच होते फॉर्म में कि कौन कौन से, एक तो है लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं, लाइपेज मतलब वो लाइपेज जो लिपिड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रोटीज प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइसिस है इसलिए एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेटेज है वो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करेंगे, ओके। सो ऑप्टिमली एक्टिव इन activate acidic pH and these enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins and lipids and nucleic acid, ओके। जैसे कि मैं बताया कि वो लाइजो है मतलब वो डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो वो जो लाइपेज है वो लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन है वो प्रोटीन को करेंगे, ओके। कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेटेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रॉय करेगा, और न्यूक्लियस एंजाइम आता है वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। तो लाइसोसोम्स का ये काम है डाइजेशन का, ओके। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होता है, जो मैंने बताया कि प्लांट सेल में वैक्यूल की साइज होती है वो बड़ी होती है, ओके। सो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है, क्या होता है वैक्यूल, देखो यहाँ पे डायग्राम में है ये क्या है वैक्यूल। So the vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. It contains क्या क्या होता है वैक्यूल में, वाटर, सैप, एक्सिलरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूज फॉर द सेल। सेल को जो मटेरियल के काम नहीं होता है वो सब वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। क्या वाटर भी प्रेजेंट होता है, सैप प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर कोई सेल है, कोई ऑर्गेनिल है वो अगर डेड हो गया हो तो वो सेल जो वैक्यूल्स है उसमें स्टोर रहते हैं, ओके। The vacuole is bound by a single membrane called टोनोप्लास्ट। आसपास जो प्रेजेंट होता है, ओके, उससे जो बाउंड होता है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट, ओके। एंड प्लांट सेल, इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा होता है 90%, मतलब सिर्फ 10% में ही बाकी के ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट होंगे, ओके। In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm. Plant cell में ये क्या करते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट। जो आयंस होते हैं जो मेम्ब्रेन नहीं करते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल वॉल ने किया कि एक सेल में से दूसरे सेल में वो ट्रांसपोर्ट करना है, ओके। हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करना है तो वो क्या करते हैं टोनोप्लास्ट यहाँ पे वैक्यूल में उनको हेल्प करते हैं, ओके। आगे जो प्लांट्स में अगर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि टोनोप्लास्ट कैसे फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म उनका क्या होता है, ओके। जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है मतलब कि अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, अगर वो आसानी से हाई टू लो आसानी से आ जाते हैं, ट्रांसफर लो टू हाई, नीचे से अगर ऊपर जाना है तो वो अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, ओके। तो वो कैसे वो करेंगे ट्रांसपोर्ट, वो टोनोप्लास्ट उनको फैसिलिटेट करते हैं, ओके। सो इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन।
अमीबा में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, वो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हो। अमीबा का ऐसे शेप अलग अलग होता है, राइट, आपको पता है कि यहाँ पे वो अगर पानी अंदर आ रहा है, उसमें रेगुलेशन करना है, फिर पानी बाहर निकलना है, और एक्सक्रीशन करना है, वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करते हैं। ओके, in many cells as in protists food vacuoles are formed by engulfing food particles। प्रोटिस्ट में ऑलमोस्ट उसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं जो फूड एनगल्फ करने का काम करते हैं। अगर कोई ऐसे सब प्रोटिस्ट है, जैसे कि फूड यहाँ पे है, तो अगर वो इसका शेप ऐसा है, ओके, तो क्या करेंगे, फूड को वो एनगल्फ करेंगे, अंदर लेके आएंगे, फिर वो फिशेज जैसा शेप में थे ऐसे आ जाएंगे, फिर वो फूड ऐसे अंदर आ जाएगा। ओके, तो फूड वैक्यूल्स बोलते हैं उनको। तो ये था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, ओके, जिसमें हमने 4 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखी। एक तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक था गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। हम नेक्स्ट लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया और अदर जो ऑर्गेनिजल्स है उसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।